एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की रैली में आज हंगामा हो गया, जिस वजह से थोड़ी देर के लिए उन्हें बीच में भाषण रोकना पड़ा। जिस वक्त यह हंगामा हुआ उस वक्त शुभेंदु अधिकारी भी वहीं थे। शुभेंदु अधिकारी ने मोर्चा संभाला, तब जाकर माहौल शांत हुआ। तो नंदीग्राम में कैलाश विजयवर्गीय की रैली के दौरान यह हंगामा हुआ है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में रैली में भीड़ ने हंगामा कर दिया। तो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय को भाषण अपना बीच में रोकना पड़ा। हंगामा इस कदर बढ़ गया था। शुभेंदु अधिकारी ने फिर मोर्चा संभाला और भीड़ को उन्होंने शांत किया। ये बाहर से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं हुआ। बैठिए बैठिए, ये बाहर से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं हुआ। बैठिए बैठिए, भारत माता की, भारत। ये पंडाल जितना बड़ा है उससे ज्यादा पंडाल के बाहर लोग खड़े हुए हैं। সবাই ওখানে দাঁড়াও, কিছু হয়নি, ওখানেই দাঁড়াও। क्या हो गया भाई? ये बाहर से कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप चिंता मत करिए, कुछ भी नहीं हुआ। तो शुभेंदु अधिकारी ने मोर्चा संभाला। भीड़ को आपने देखा किस तरीके से वो नियंत्रित करते हुए नजर आए। कैलाश विजयवर्गीय टीएमसी के नेताओं पर इस दौरान जमकर बरसे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी टीएमसी नेता विनय मिश्रा को लेकर हमला बोला। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिस दिन विनय मिश्रा सीबीआई के हाथ आएगा उस दिन ममता के भतीजे को जेल जाना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार आएगी तो माफिया राज खत्म करेगी। इस प्रदेश में गोरू माफिया कौन है? मैं चुनौती देना चाहता हूं। मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं, बहुत सारा रिकॉर्ड है जो सीबीआई ने विनय मिश्रा को नोटिस दिया है। उसके साथ भाईको के संबंध है, उसके साथ विनय मिश्रा के साथ भाई को विदेश यात्रा में करके आए, भाई को विदेश यात्रा गए थे विनय मिश्रा के साथ। ये विनय मिश्रा कौन है? ये जिस दिन आएगा सीबीआई के हाथ में, भाईको को जेल जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? क्या कोल माफिया, क्या गेरू माफिया, क्या सेंड माफिया इस प्रदेश में रहने का अधिकार है क्या? सत्ता में इनको हटाना है ना। सब गोरू माफिया को हटाना है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल की चुनावी लड़ाई में बीजेपी ने लव जिहाद का दांव भी चल दिया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वहां भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। नरोत्तम मिश्रा पश्चिम बंगाल की 57 सीटों के प्रभारी हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता को मात देने के लिए नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद वाला दांव चला है। इस बीच जेपी नड्डा कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। यानी ममता को चुनावी बिसात पर शिकस्त देने के लिए बीजेपी ने सारे दांव चल दिए हैं। लव जिहाद के खिलाफ कानून की बात कहकर नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल की सियासत को और गर्मा दिया। बंगाल चुनाव में नरोत्तम मिश्रा का शंखनाद। चुनाव के द्वार बीजेपी ने उठाया लव जिहाद के खिलाफ हथियार। देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब बोलते हैं, बिना सोचे नहीं बोलते। बंगाल के चुनावी समर में गूंजेगा लव जिहाद का मुद्दा। इस तरह का कानून मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा, उससे कहेंगे कि लेके आओ। कांग्रेस ने भी ममता के खिलाफ खोला मोर्चा। तो हिंसा का माहौल बंगाल में हो गया, ये बंगाल की संस्कृति नहीं रही है। वीएचपी ने की मांग पूरे देश में लागू हो यूपी वाला लव जिहाद कानून। हमारा हर राज्य में, गुजरात सहित हर राज्य में हमारी ये मांग है कि ऐसे प्रॉपर कानून आने चाहिए। कल फिर बंगाल पहुंचने वाले हैं बीजेपी अध्यक्ष। क्या बीजेपी का लव जिहाद वाला दांव चलेगा? ममता फिर जीतेंगी बाजी या फिर होगा बीजेपी का बेड़ा पार?
पश्चिम बंगाल बीजेपी के सह प्रभारी नरोत्तम मिश्रा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में आने वाले चुनाव की रणनीतियों को लेकर चर्चा की है। उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही सौरभ गांगुली के बीजेपी में आने की उम्मीद भी जताई। उनसे बात की है एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं और साथ में पहचान ये है कि पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं और अभी सीधे पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं और वहां पर जो बयान देके आए ना, उसके बाद ममता दीदी को मिर्ची लगी होगी। आपने कह दिया कि सरकार आएगी तो लव जिहाद को कानून लेकर आएंगी। क्या वहां पर इस तरह के कानून की मांग उठ रही है या आपने इसलिए कहा क्योंकि चुनाव है? हम चुनाव को मद्देनजर रखकर कभी राजनीति नहीं करते। जो सच है, शाश्वत है, करना चाहिए, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब बोलते हैं, बिना सोचे नहीं बोलते। पश्चिम बंगाल में कई लोगों ने कहा, तो मैंने कहा कि हम मध्य प्रदेश में लाए हैं, उत्तर प्रदेश में आया है, हमारी अन्य स्टेटों में आया है। तो इस तरह का कानून हम मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा, उससे कहेंगे कि लेके आओ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह की शिकायतें। कितनी शिकायतें आपके संज्ञान में आई इस दौरान? आपका ये शायद तीसरा या चौथा दौरा था बंगाल का, जिनके बाद आपको लगा कि ये कानून लाना बहुत अवश्य संभावी है। लगातार आ रही हैं, रोज आ रही हैं, और इसलिए मेरे मान्यता ऐसी है कि वहाँ ऐसा कानून आना चाहिए। ममता दीदी कह रही हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो बंगाल के बंग ध्वनि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर के लोग आकर यहाँ का जो संस्कार है, जो संस्कृति है, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ममता दीदी को हम बाहर के लगते हैं जो इस देश के नागरिक हैं, वो बांग्लादेश के और पाकिस्तान के लोग घर के लगते हैं। जो आती है ना घुसपैठिए, उनको वो अपना कहती हैं, और हम लोग जो हिंदुस्तान के हैं वो उनको सब बाहर के नज़र आते हैं। जब वो बुलाती हैं महाराष्ट्र के नेता और दिल्ली के नेता 32 फुके बल्बों की झालर लगाती हैं, तो वो उनको अच्छे लगते हैं। 32 फुके बल्ब कौन है? उन्होंने एक कार्यक्रम किया था ना जिसमें बहुत सारे नेता गए थे। ये वहाँ से देवगौड़ा जी आए थे कर्नाटक से, और वहाँ से वो आए थे, क्या नाम है, महाराष्ट्र से, दिल्ली से केजरीवाल भी थे उसमें। ये जो छोटे छोटे झालर है ना, एक स्टेट में भी जिनका ठीक से काम नहीं है। उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी गए थे, उसी में से तो अरविंद केजरीवाल थे जिन्होंने आपकी झालर बिगाड़ दी थी लोकसभा की जीत के बाद, स्वाद खराब कर दिया। लोकसभा तो हम ही जीतते हैं हमेशा, बाकी स्वाद केजरीवाल क्या खराब करेंगे जो एक भी लोकसभा नहीं जीता हो। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो आप बार बार जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर सांप्रदायिकरण करना चाह रहे हैं, ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, वो बंगाल की बंग ध्वनि नहीं है। यहाँ का जो नागरिक है, जो आम मतदाता है, वो मिलजुल कर रहता है। गंगा जमुना संस्कृति का जो सबसे सच्चा उदाहरण है वो बंगाल है, वो बंग ध्वनि है। अगर अपन पहले से अभी तक का इतिहास उठाएं तो सर्वाधिक दंगे पश्चिम बंगाल में ही हुए। बांग्लादेश से घुसपैठिए, पाकिस्तान से घुसपैठिए, आज़ादी के बाद, विभाजन के बाद सर्वाधिक खून खराबा भाव हुआ है। और हम बंगाल से आ रहे हैं तो हम बंगाल के लोगों की ध्वनि सुन के ही आ रहे हैं, बंग ध्वनि। ममता बनर्जी का वहाँ राज है ही नहीं, वहाँ तो माफियाओं का राज है। नाम के लिए एक पुतले के रूप में ममता दीदी है वहाँ। काम तो वहाँ कोल माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, भू माफिया, ये सरकार चला रहे हैं। उनके भाई और भतीजे सरकार चला रहे हैं। लूट मची हुई है पूरे पश्चिम बंगाल में, भ्रष्टाचार का तांडव नृत्य हो रहा है पश्चिम बंगाल में। पूरे बंगाल के लोग चाहते हैं कि इससे निजात मिले, अन्यथा भुखमरी के कगार पे आ जाएगा बंगला। लेकिन ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि इनके पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, सीधे आरोप लगा देते हैं। अगर डायरेक्ट एविडेंस होता तो ईडी सीबीआई कार्रवाई करती, कोई कार्रवाई तो कर नहीं रही है। आसपास के लोगों को पकड़कर उन पर दबाव डलवा रहे हैं कि हमारा नाम ले दो। सीबीआई से अभी कार्रवाई कराएंगे तो कहेंगे वो सरकार का तोता है और राजनीतिक विद्वेष से कार्रवाई कर रहे हैं। बाद में पकड़ के जेल भेजेंगे। हमने तो जनता के ऊपर छोड़ दिया है वहाँ।
कि अब जनादेश क्या आता है, और जनादेश जो आएगा वो तय कर देगा क्या होना है, इनका हश्र क्या होगा। इसका मतलब है जब सरकार बन जाएगी उसके बाद सीबीआई, ईडी सबको पकड़ के जेल भेजेगी, जितने आरोप लगा रहे हैं आप। सरकार रिकमेंड करेगी, उस पर कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी, करना भी चाहिए कार्रवाई। और जो ये बात आप कह रहे हैं कि अगर हम बाहरी हैं तो बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन लोगों को निकालने के लिए क्या करेंगे? आप लोग खुल के नहीं कह रहे हैं कि एनआरसी और सीए लागू हो जाएगा तुरंत? लागू तो हो ही गया है, क्यों नहीं हो गया। सीए लागू है, किसने कहा कि सीए लागू नहीं है। जब एनआरसी आएगा तब एनआरसी की बात करेंगे, अभी जो आ गया है उसकी बात अभी कर रहे हैं। हमने क्या छुपाया है, हमारे घोषणा पत्र में था ये सब 370 हम हटाएंगे, हमारे घोषणा पत्र में था 35 लाएंगे, हमारे घोषणा पत्र में था सीए का। तो जो हम तो कोई छुपा के कर रहे हैं क्या कुछ। हम देखिए कांग्रेस की तरह, ममता दीदी की तरह कोई दूसरे के लल्ला को पल्ला में नहीं खिला रहे कि किसान आंदोलन हो और सोनिया जी फिर चिट्ठी लिखने लगे कि ये निष्ठुर सरकार है, उनका बेटा बहुत योग्य है, चलते किसान आंदोलन को छोड़ के 31 बनाने इटली गया हुआ है, चिट्ठी मोदी जी को लिख रही है, लिखना चाहिए उनको। पर ये इनके हिडन एजेंडे जो भी हैं, सीए पे भ्रम फैलाना, किसान आंदोलन पे भ्रम फैलाना। सीए पे इन्होंने ही कहा था ना कि 3 पीढ़ियों के कागज मांगे जाएंगे, नहीं देंगे तो पाकिस्तान भगा देंगे। वही लोग कह रहे हैं ना अब कि मंडियां बंद हो जाएंगी, वही लोग कह रहे हैं ना कि एमएसपी बंद हो जाएगी। जो चीज ये इतने सारे लोग किसान आंदोलन की है कि काला कानून है, बताएं तो काला क्या है उसमें। लेकिन देखिए विपक्ष तो ये करेगा ही, वो तो भ्रम फैलाएगा ही, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बात जो कानून संसद में पास कराया है वो तो सही तरीके से कन्वे कर दें। कर दिया ना हमने कन्वे। हम तो आप हरियाणा पंजाब के लोग क्यों बैठे हैं धरने पे? अरे भाई ये क्यों बैठी है ये वो बताएं, हम तो कर चुके हैं कन्वे। आप बताओ तो आपके सामने पूरा पढ़ के एक तरफ से सुना देते हैं अभी। लेकिन किसान तो मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी पे खरीद होगी नहीं। क्या इलाज है भ्रम का इस पृथ्वी पर, और देवताओं के पास भी कोई इलाज नहीं है। हम तो मानुस हैं। जब आप कोई सो रहा है तो जगा सकती है ना, लेकिन अगर कोई सोने का ढोंग कर रहा है तो उसे कैसे जगाएंगे। इधर से उसको उंगली करेंगे वो उधर करोड़ दे लेगा, उधर से जगाएंगे वो इधर को करोड़ दे लेगा, उसको जगना ही नहीं है। ये पीछे कोई और है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है पीछे जो भ्रम पैदा करती है। मैंने इसलिए सीए का एग्जाम्पल दिया कि जो है ही नहीं उसकी बातें कर रहे हैं कि वो ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। बिना खम्भे के टिकाए आसमान पता नहीं कब गिर जाएगा, वो गिर गया तो सब दब जाएंगे, और दब जाएंगे इसलिए बंकर बना लो। अब ये कोई बात, इसका क्या जवाब दें कि मेरे घर के लोग अगर नहीं मरते तो पूरी दिल्ली में मेरी खटिया बिछती, नहीं मरते तो ये काल्पनिक सवाल है। काल्पनिक सवाल का यथार्थ में जवाब कैसे दे दें हम। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं आप पर कि जो ऐसे नेता, जो आपके पास तो नेता विहीन है, बीजेपी के पास नेता है नहीं, टीएमसी से पैसे के दम पर खरीद कर, प्रलोभन देकर, मंत्री पद का लालच देकर नेताओं को ले जा रहे हैं, हाईजैक कर रहे हैं। इसका मतलब टीएमसी में लालची लोग थे अभी तक। क्या कहना चाह रही हैं अगर वो आपकी बात सच है तो? टीएमसी में बिकाऊ लोग थे अभी तक। मैं नहीं कह रहा, आपने कहा है। अगर ये सही है वो कह रही हैं तो क्या अभी तक इसका भी जवाब दे दें वो? 2 बात। तीसरी बात में ममता बनर्जी लगभग मुझे नहीं लगता है कि अभी चित्त उनका शांत या स्थिर है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हमारे पे हमला कराना, बाकी लोगों पे हमले कराना, इसलिए इस तरह के काम कर रही हैं। लगातार कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, लगातार हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, झूठे केस लगाए जा रहे हैं, ये इसीलिए हो रहा है। ये बात तो ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि बीजेपी के लोग हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला कर रहे हैं, बीजेपी सरकार का बीजा इस्तेमाल कर रही है, राजभवन को बीजेपी कार्यालय में तब्दील कर दिया है। सरकार का बीजा इस्तेमाल कैसे कर सकते? सरकार में तो दीदी बैठी। सीबीआई, ईडी, राजभवन को, राजभवन कह रहे हैं राज्यपाल बीजेपी नेता के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी कुछ कर दें तो भयाल, वो चाहती जी है कि वो सहानुभूति भी उनकी पात्र बन जाए। ईडी की कार्रवाई होगी और सीबीआई की होगी तो देखिए मैं अबला नारी और मेरे संग अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, ये ऐसी बातें करेंगी वो। क्यों हम ऐसा अवसर देंगे? नहीं देंगे। सौरभ गांगुली को पार्टी चाहती है बीजेपी में आ जाएं, क्या कोई बातचीत किस स्तर पर पहुंची? वो बीजेपी में आएंगे
या दूर से ही लुभाते रहेंगे आपको? मेरे स्तर का मामला नहीं है वो मेरी जानकारी में भी नहीं है। वो आए तो स्वागत है। सौरभ दा अच्छे व्यक्ति है। अगर आएंगे तो क्या उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाएगा या वो मुख्यमंत्री के नैसर्गिक उम्मीदवार हो सकते हैं? मेरे स्तर का ही मामला नहीं है वो, बड़े स्तर का। मेरी तो खुद की ड्यूटी लगाई है लगाने वालों ने, जिनने मेरी ड्यूटी लगाई है वो तय करेंगे। हम बहुत छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं। एक बिल्कुल छोटी चींटी की भूमिका है हमारी, गिलहरी की भूमिका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ थे, जो बंगाल के प्रभारी भी हैं, मध्य प्रदेश के गृह राज्य मंत्री हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बंगाल की जो राजनीति है वो पल पल बदल रही है और वहीं से ज़मीन से मांग उठी थी कि लव जिहाद का कानून बनाया जाए और उसके बाद ही उन्होंने ये बात कही कि जब भी सरकार बनेगी पश्चिम बंगाल में लव जिहाद के लिए कानून बनाया जाएगा। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। पश्चिम बंगाल के चुनावी संग्राम में सभी पार्टियों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। ममता सरकार के खिलाफ सभी पार्टियों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भी ममता के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। पश्चिम बंगाल का चुनाव कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर के लड़ने वाली है। दोनों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत भी शुरू हो गई है। हमारे साथ खास तौर पर बात करने के लिए पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रभारी, पार्टी के वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद हैं। जितिन जी, सीट शेयरिंग की जहाँ तक मेरी जानकारी है, एक बार की बातचीत हो गई। कितनी जल्दी हम ये माने कि आप लोगों की सीट की जो तालमेल है, सीटें आइडेंटिफाई करके आप आगे बढ़ेंगे? दोनों तरफ से पैनल और कमिटीज तैयार हो गई हैं जो औपचारिक रूप से सीट शेयरिंग और कार्यक्रमों के बारे में, जॉइंट प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगी। और यही प्रयास है कि जल्द से जल्द हम सीट शेयरिंग पे फैसला कर लें ताकि कैंडिडेट के चयन प्रक्रिया शुरू कर दी जाए और चुनाव में पूरी दमदारी से उतरें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, जेपी नड्डा साहब हों या होम मिनिस्टर अमित शाह रेगुलरली दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कैंपेन में पूरी जान झोंक दी है। आपकी लीडरशिप अभी नजर नहीं आ रही है। क्या कोई कार्यक्रम बनने वाला है? राहुल जी, प्रियंका जी उतरेंगे? हम गलत कह रहे हैं। हमारी लीडरशिप मजबूत है स्थानीय स्तर पे। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, लीडर ऑपोजिशन, सीएलपी लीडर, तमाम लोग रैलीज और व्यापक प्रचार बंगाल में हो रहा है और आने वाले वक्त में देखिएगा सेंट्रल लीडरशिप कांग्रेस पार्टी की बंगाल में उतरेगी और दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। जो वहाँ पर मांग उठ रही है, लोकल लीडर्स भी कहते हैं कि प्रियंका जी आए, राहुल जी आए, रोड शोज हो, रैलीज हो, इनका कार्यक्रम बनने वाला? बिल्कुल, मैं खुद गया हूँ। डिमांड है कि राहुल जी और प्रियंका जी के व्यापक दौरे लगें और पार्टी सही समय पर फैसला सबसे चर्चा करके प्रोग्राम बनाएगी। एक आखिरी सवाल सर, आप वहाँ के प्रभारी हैं, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस का अलायंस इस प्रमाइस पे हुआ जो लेफ्ट लीडर्स कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा और बीजेपी को भी रोका जा सके। किस तरह रोकेंगे? क्या है आपका प्लान? नहीं, प्लान बिल्कुल साफ है कि जो बंगाल को ये दोनों पार्टियां नुकसान कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ देख रहे हैं विभाजन की राजनीति और पूरा बंगाल के जो संस्कृति और संस्कार हैं उनके विपरीत वहाँ उसकी जो सोच है वो लागू करना चाहती है, और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस जहाँ उनके कार्यकाल में तमाम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स और भ्रष्टाचार के किस्से सामने आए हैं, तो बंगाल की जनता देख रही है और कांग्रेस पार्टी एक गहरा रिश्ता बंगाल से रखती है और हम लोग बंगाल की अस्मिता, बंगाल को बचाने की जो कोशिश रहेगी वो दमदारी से कांग्रेस पार्टी उसमें आगे बढ़ेगी और हमें विश्वास है कि बंगाल की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो चुनाव में उतरने की तैयारी में ही है इस वक्त कांग्रेस। बहरहाल एक बड़ी खबर आ रही है, वो बता दें आपको। सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत से जुड़ी यह खबर है। सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि सरकार और किसानों के बीच अभी गतिरोध बरकरार है। सरकार की ओर से किसान नेताओं के सामने एक बार फिर से कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। सरकार ने यह भी कहा कि कानून वापस नहीं ले सकते क्योंकि बड़ी संख्या में किसान कानून के पक्ष में हैं, लेकिन किसान नेता कानून रद्द करने की मांग दोहरा रहे हैं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, तो कुल मिलाकर बात वही सामने आ रही है कि सरकार पीछे नहीं हटेगी, तो गतिरोध बरकरार। बिल्कुल अखिलेश, गतिरोध न सिर्फ बरकरार है बल्कि आज बैठक में तो ये गतिरोध और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तल्खी जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपने बताया दर्शकों को, बैठक के अंदर से कुछ किसान नेताओं ने हमें जो सूचना दी उसके मुताबिक सरकार ने किसान नेताओं से कहा कि काफी किसान जो है वो ज्यादातर किसान कृषि बिलों के पक्ष में हैं और इसलिए सरकार कानून वापस नहीं ले सकती। सरकार ने कहा कि इसके अलावा आप अगर किसी बात पर बात करना चाहते हैं तो बताइए। तो इसके जवाब में किसान नेता जो है वो जाहिर सी बात अपनी बात यानी कृषि कानून रद्द करने की जो बात है उसको दोहरा रहे हैं, बार बार अलग अलग दलील दे रहे हैं और दोनों ही पक्ष जो अपने अपने
स्टैंड पर अड़े हैं उसके अपने दलील जो है वो रख रहे हैं। और जो स्थिति है वो पहले के मुकाबले थोड़ी भी बेहतर नहीं हुई है, समाधान की दिशा में जो है वो कम आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल बातचीत एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।